नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नए वीडियो में। आज मैं फिर से आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के राइटिंग एंड स्पीच के वॉल्यूम 8 का रेफरेंस लेते हुए इसका एक अंश है, मनु का पागलपन या मिश्रित जातियों की उत्पत्ति की ब्राह्मणी व्यवस्था। तो इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए मैं शुरू करता हूँ। किसी विचार गोष्ठी के लिए यदि कोई मनुस्मृति का अध्ययन करेगा तो वह पाएगा कि उसने जातियों की कई श्रेणियां की हैं। उनके नाम है आर्य जातियां, अनार्य जातियां, ब्रात्य जातियां, पतित जातियां और संकर जातियां। आर्य जातियों का अर्थ है चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरे शब्दों में मनु चार वर्णों को आर्यवाद का सार मानते। अनार्य का अर्थ है वे जातियां जो चातुर्ण वर्ण को स्वीकार नहीं करती, जिन्हें वे दस्यु कहते हैं, अर्थात जिन्हें वह अनार्य जाति मानता है। ब्रात्य जाति हैं वे जो कभी वर्णों को मानती थी, परंतु बाद में जिन्होंने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मनु द्वारा वर्णित ब्रात्य जाति निम्न प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है, उसको मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसके बारे में आप वीडियो में बने रहें और इनको देखें। इस श्रेणी को मैं ना पढ़ के केवल आपके सामने स्क्रीनशॉट इसका प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चरण में। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से आर्य जातियों से उत्पन्न मिश्रित जातियों के विषय में चर्चा आती है तो मनु द्वारा जातियों के नाम स्पष्ट किए जाने चाहिए थे। चार में से प्रत्येक वर्ण के 12 अनुलोम प्रतिलोम जातियां जन्मी। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो 48 जातियां बननी चाहिए थी। दरअसल उन्होंने मिश्रित विवाहों से जनित केवल 4 जातियों का उल्लेख किया है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों कारण जन्मी 144 जातियों की सूची मनु को प्रस्तुत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन विवाहों की संख्या 12 है। वास्तव में मनु ने केवल 11 जातियां बताई हैं। इन 11 जातियों के निर्माण के विषय में उन्होंने केवल 5 के मिश्रण का उल्लेख किया है। इनमें से एक है वैदेह, अनुलोम प्रतिलोम की सूची से बाहर है। 8 का प्रसंग छोड़ ही दिया गया है। आर्य और अनार्य जातियों के मेल से उत्पन्न संकर जातियों के विषय में भी उनके कथन में विसंगति है। हमें सर्वप्रथम तो आर्यों के प्रत्येक वर्ण के अनार्यों से मिश्रण में उत्पन्न जातियों की सूची प्राप्त होनी चाहिए थी। वह अप्राप्य है। हम यह मान लेते हैं कि एक अनार्य जाति दस्यु थी, फिर भी हमें प्रत्येक अनुलोम प्रतिलोम के प्रतिफल में 12 जातियों का ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में मनु ने केवल एक मिश्रण का उल्लेख किया है। संकर जातियों पर विचार करते समय मनु ने ब्रात्य और आर्य जातियों के मिश्रण पर ध्यान नहीं दिया। ब्रात्य और अनुलोम प्रतिलोम का भी कोई उल्लेख नहीं है और न ब्रात्य और अनार्य जातियों के संयोग का। मनु की इन त्रुटियों में कुछ तो बहुत ज्वलंत और महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण और क्षत्रियों से उत्पन्न संकर जाति को लेते हैं। मनु इस संबंध में मौन है कि इनमें कौन सी जाति बनी है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे विवाह अनुलोम थे अथवा प्रतिलोम। मनु ने यह उल्लेख नहीं किया क्या ऐसा मान ले कि उनके समय ऐसी संकर जातियां उत्पन्न ही नहीं हुई, या वे ऐसा उल्लेख करने से बहकाते थे। यदि वह बात थी तो डर किसका था। मनु तथा अन्य स्मृतिकारों ने संकर जातियों के जो नाम गिनाए हैं उनमें से कुछ जाली लगते हैं, क्योंकि जिन जातियों को जारज उत्पत्ति का बताया गया है मनु से पूर्व उनका नाम किसी ने नहीं सुना था और न यह पता चलता है कि तब से आज तक वे कहाँ विलीन है। आज उनका कोई पता नहीं और कभी भी उनका उल्लेख नहीं मिलता है। जाति एक अमिट परंपरा है और एक बार बन जाने पर उसका अगला अस्तित्व जारी रहता है, जब तक कि उसे लुप्त हो जाने का कोई विशेष कारण न हो। ऐसा हो तो सकता है किंतु नाम मात्र का। वे अयोगव, दिग्वान, उग्र, उक्कस, स्वपाक, स्वपच, पांडु, सतपाक, अहिदंग, वंदिका, मट्टा, महिकार, सालिका, संडिका, शूलिका, यकज, कुपुंद कौन है? यह तो थोड़े से ही गिनाए गए हैं। ये कहाँ गए? इनका क्या हुआ? अब हम मनु की अन्य स्मृतिकारों से तुलना करें। उन्होंने किन जातियों का उल्लेख किया है? क्या वे इन संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में एकमत है? ऐसा नहीं तो यह निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होगा। तालिका दोस्तों वीडियो में आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको वहां पे देखें। यदि विभिन्न स्मृतियों में संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में हुए उल्लेखों पर ध्यान दिया जाए तो फिर विचारों में इतनी व्यापक भिन्नता क्यों है? दो जातियों के मेल से तीसरी जाति की रचना तार्किक हो सकती है, परंतु उन्हीं दो वर्णों के मिश्रण से भिन्न भिन्न जातियां कैसे बन गई? यही तो मनु और उनके अनुयायी कहे गए हैं। निम्नांकित तथ्यों को देखें। पहला, क्षत्रिय पिता और वैश्य माता का सहयोग।
पहला है वौद्यान कहते हैं कि वह संतति क्षत्रिय है। याकलब का कथन है कि वह महिष है। सूत का मत है कि यह अम्बष्ट है। दूसरा शूद्र पिता और क्षत्रिय माता का संयोग। मनु कहते हैं कि यह संतति क्षत्रिय है। उसे नस के अनुसार पुलच्छ है। वशिष्ठ का मत है कि वह वेन है। अगला है ब्राह्मण पिता और वैश्य माता का मेल। मनु के अनुसार संतति अम्बष्ट है। सूत का मत है ऊर्ध्व नापित। उसका एक और कथन है कि वह कुंभकार है। वैश्य पिता और क्षत्रिय माता का मेल। मनु की दृष्टि में वह संतति मागध है। सूत का मत है भोज, मलिच्छ, सालिक, पुलिंद ये एक ही मिश्रण की जातियां हैं। पांचवा क्षत्रिय पिता और शूद्र माता का मेल। मनु का कथन है वह संतति उग्र है। सूत के अनुसार दौस्तया, दौसंती और सुलिका का एक ही मिश्रण से बनी है। अब शूद्र पिता और वैश्य माता का मेल हो तो मनु का कथन वह संतति आयोगव है। सूत ने उसे पट्टनशाली और चक्री कहा है। अब एक अन्य प्रश्न पर विचार किया जाए, क्या संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में मनु की व्याख्या ऐतिहासिक रूप से सत्य है? आभीर से आरंभ करते हैं। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण पुरुष और अम्बष्ट नारी की जारज संतान है। इस संबंध में इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि आभीर, जिसका अपभ्रंश अहीर है, एक चरवाहा जनजाति थी जो सिंध कहे जाने वाले निचले उत्तर पश्चिम जिले में विचरते थे। वह एक स्वतंत्र शासक जनजाति थी और विष्णु पुराण के अनुसार आभीरों ने मगध विजय कर लिया था एवं कई वर्षों तक वहां शासन किया। अम्बष्टों के विषय में मनु का कथन है कि ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान है। पतंजलि का कथन है कि वे अम्बष्ट लोग अम्बष्ट देश के निवासी हैं। निर्विवाद है कि अम्बष्ट एक स्वतंत्र जनजाति थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी दूत मेगस्थनीज ने अम्बष्टों का उल्लेख किया है कि वह पंजाब की एक जनजाति थी जिसने भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उनके साथ युद्ध किया। अम्बष्टों का महाभारत में भी उल्लेख है। उनकी राज व्यवस्था और शौर्य की सम्मानजनक वर्णन है। मनु कहते हैं कि आंध्र द्वितीय क्षेत्र की जारज संतान थी जो वैदेहिक पुरुष और करवार स्त्री से उत्पन्न बताए गए हैं जो स्वयं जारज थे। ऐतिहासिक साक्ष्य नितांत भिन्न हैं। आंध्र वे लोग हैं जो दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में निवास करते हैं। आंध्रों का मेगस्थनीज ने भी उल्लेख किया है। प्लिनी दी एल्डर 77वीं ईस्वी ने वर्णन किया है कि यह दक्षिणावासी एक शक्तिशाली जाति है जिसकी दक्षिण में सार्वभौमिक सत्ता है। उनके अधिकार में अनेक गांव हैं जिनके 3 नगरों का परकोटा। उनकी रक्षा खाई खंदकों से होती है और अपने राजा को 1 लाख पैदल, 2000 अश्वरोही और 1000 हाथी उपलब्ध कराते हैं। मनु के अनुसार मागध वैश्य पुरुष और क्षत्रिय नारी से उत्पन्न जारज संतान है। व्याकरण पाणिनि ने मगध की व्युत्पत्ति भिन्न प्रकार से किया। उनके अनुसार मागध का अर्थ है मगधी देशवादी। इस समय मगध का अर्थ है बिहार के पटना और गया जनपद। ज्ञात समय से ही उन्हें स्वतंत्र सार्वभौमिक बताया गया। उनका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में आया। प्रसिद्ध जरासंध मगध का राजा था जो पांडवों का समकालीन था। मनु का कथन है कि निषाद ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री की जारज संतान है। इतिहास के साक्ष्य बिल्कुल भिन्न है। निषाद एक ऐसी देशी जनजाति थी जिसका स्वतंत्र प्रदेश और अपने राजा होते थे। यह एक बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण में गुहा को निषाद राज बताया गया है जिसकी राजधानी श्रृंगवेश्वरपुर थी। जब राम वनवास को जा रहे थे तो उनका आतिथ्य किया था। वैदेहिक के विषय में मनु का मत है कि वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की जारज संतान। व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार वैदेहिक का अर्थ विदेशी देश के निवासी से है। प्राचीन वैदिक बिहार के दरभंगा और चंपारण जनपद में स्थित था। यह देश, इसके निवासियों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। राम की पत्नी सीता जनक की पुत्री थी जो वेदी के राजा थे। उसकी राजधानी मिथिला थी। ऐसे और भी बहुत से तत्वों की विवेचना की जा सकती है। ये ही पर्याप्त है। इसके आधार पर कहा जा सकता है मनु ने इतिहास को भ्रष्ट कर डाला और अत्यंत सम्मानित तथा शक्तिशाली जनजातियों का जारज घोषित कर दिया। बड़े बड़े समुदायों को थोक के भाव जारज बता डालने वाले मनु ने व्रात्यों को छोड़ दिया, परंतु परिवर्तन उन्होंने वही कार्यक्रम जारी रखा। व्रात्यों को भी जारज कह दिया। मनु के अनुसार कर्म व्रात्य थे, परंतु ब्राह्मणवट पुराण में उन्हें जारज बताया और कहा कि वे वैश्य पिता और शूद्र माता की संतान है। मनु ने पौंड्रक को व्रात्य माना है, किंतु वैवर्त पुराण में उन्हें वैश्य पिता और चुंदी माता की संतान बताया। मल्ल को मनु व्रात्य कहते हैं, किंतु बृहद पुराण में वे लेप्ता पिता और तीव्र माता से उत्पन्न हुए।
ब्रज कौतिकों को मनु व्रत ब्राह्मण मानते, परंतु गौतम संहिता में वे ब्राह्मण पिता और वैश्य माता के पुत्र पुत्री हैं। मनु ने यवनों को व्रत क्षत्रिय घोषित किया, लेकिन गौतम संहिता में वे क्षत्रिय पिता और शूद्र मां से जन्मे हैं। मनु किरातों को व्रत क्षत्रिय कहते हैं। बल्लाल चरित्र में उन्हें वैश्य पिता और ब्राह्मण माता की संतान कहा गया। यह स्पष्ट है कि उन्होंने जिन जातियों का जारज कहा है उनमें कई जातियों की उत्पत्ति स्वतंत्र है, फिर भी मनु और अन्य स्मृतिकार उनसे जारज बताते हैं। उनके प्रति ऐसा पागलपन क्यों? क्या उनके पागलपन की कोई पद्धति है? इन तत्वों पर विचार करने के पश्चात यह एक पहली ही है कि मनु ने संकर जातियों का प्रश्न क्यों खड़ा किया, आखिर इनके पीछे उनका तात्पर्य क्या था। ऐसा संभव है कि मनु के बाद समझ में आ गई कि चातुर्वर्ण व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है। उन जातियों की बड़ी उपस्थिति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की परिधि में नहीं आती, चातुर्वर्ण के विफल हो जाने का उत्तम प्रमाण है। इसलिए उन चातुर्वर्ण के नियमों को अनदेखा कर चातुर्वर्ण से बाहर की जातियों के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डालने के लिए विवश होना पड़ा। पर क्या मनु ने अनुभव किया कि उन्हें जो व्याख्या की वह कैसे भयानक थी? उनकी व्याख्या क्या अर्थ निकलते हैं? उनके कथन से समाज के मानव चरित्र और विशेषकर स्त्री जाति में क्या कलंक पुत गया है? यह स्पष्ट एक पुरुष और नारियों के बीच गुप्त संबंध थे, क्योंकि चातुर्वर्ण ने प्रतिबंधित कर दिया था, किंतु वे गुप्त संबंध इक्का दुक्का रहे होंगे, वे बड़े स्तर पर नहीं हो सकते। परंतु जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि बड़े दुराचार इतने व्यापक स्तर पर विद्यमान थे, इस बात का औचित नहीं ठहराया जा सकता कि मनु द्वारा बढ़ने इतने सारे चांडाल और अस्पृश्य समाज में पैदा हो गए हैं। मनु ने कहा कि चांडाल जाति ब्राह्मण स्त्री और शुद्ध पुरुष के बीच अवैध संभोग का परिणाम है। क्या यह सच हो सकता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि ब्राह्मण स्त्रियों का चरित्र बहुत भ्रष्ट रहा होगा। शायद इसका शूद्रों से संभोग करने को उनके मन में विशेष आकर्षण, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? चांडालों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि यदि प्रत्येक ब्राह्मण स्त्री भी एक शूद्र की रखेल रही हो तो भी समाज में चांडाल इतने अधिक पैदा न होते जितने की चांडालों की जनसंख्या है। संकर जाति संबंधी इस सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले क्या मनु ने सोचा कि इस देश में इतने अधिक जन समुदाय को अकुलीन घोषित कर दिया जाए और वे सामाजिक या अनैतिक दृष्टि से नीचे कहलाए जाकर समाज में रहेंगे? उन्होंने क्यों कहा जातियों की दोगली, जब वास्तविक में इन जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व था? दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।